Assalamualaikum students and welcome back to the YouTube channel The Dream Academy. Hope so that you all are fine and in a very good health. Today we are going to start unit number 4 of Dynamics 2, which is a federal textbook board book, and the main motive of this video is to understand the concept so that you can understand it clearly and can write in your own words. मेरा थॉरली मेरा यही मकसद होगा कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को इतने अच्छे से समझाऊं कि आप उसको समझें, और अगर फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आप उसको अपने वर्डिंग्स में भी एक्सप्लेन कर सकें, इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन हो सके वो। और दूसरी चीज़, आपके पेपर का 40 to 50% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे होता है। इस वजह से हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, आफ्टर दैट फिर हम लोग अपने बुक के साइड पे आएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाइल लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन और टाइट नट्स ऑफ व्हीकल्स टायर व्हाइल टाइटनिंग अ स्मॉल नट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज नॉट सूटेबल, व्हाई। इस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हमने व्हीकल्स के टायर्स के जो नट्स हैं, व्हीकल टायर्स नट्स को अगर आपने उसको ओपन करना है या टाइट करना है तो आप उस वक्त लॉन्ग स्पैनर यूज़ करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? और दूसरी चीज़ उन्होंने ये पूछी है कि हम जब भी एक स्मॉल नट को टाइट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम लोग लॉन्ग रेंच नहीं यूज़ करते, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच हम लोग नहीं यूज़ करते, तो वो सूटेबल नहीं होता स्मॉल नट्स के लिए। तो वो क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा? ओके, जो बेसिक रीज़न है इस क्वेश्चन के पीछे या इस फिनोमेना के पीछे वो ये होता है कि हम लोग बड़े नट्स को ओपन करने के लिए बड़ा रेंच यूज़ करते हैं। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमें ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करनी होती है, लार्जर अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट चाहिए होता है हमें। उस लार्जर अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए हम लोग लार्ज स्पैनर यूज़ करते हैं। अगर वही लार्ज स्पैनर हम लोग स्मॉल नट्स के ऊपर यूज़ करेंगे तो वो स्मॉल नट के ऊपर ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो वो या ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी तो वो नट ब्रेक आउट हो सकता है। सो दैट इज़ द बेसिक रीज़न कि हम लोग बड़े नट्स को खोलने के लिए बड़ा स्पैनर यूज़ करेंगे और छोटे नट्स के लिए उस बड़े स्पैनर को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। सो फॉर्मूला के एलिमेंट्स के साथ से इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, अब हम लोग वो पढ़ लेते हैं। फॉर ओपनिंग अ व्हीकल टायर लॉन्ग स्पैनर इज यूज्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस लार्ज टॉर्क। व्हीकल के टायर को ओपन करना है तो हम लोग बड़े स्पैनर को यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके और वो नट ईज़िली ओपन हो जाए और हमें फ़ोर्स कम लगानी पड़े। फ़ोर्स कम लगाएँ और ज़्यादा अमाउंट में वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। फॉर ओपनिंग अ स्मॉल नट एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंच इज़ नॉट सूटेबल बिकॉज़ लार्ज टॉर्क मे ब्रेक द नट। अगर नट स्मॉल है और आप उसके ऊपर एक बड़ा स्पैनर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बड़ा स्पैनर हम लोग फ़ोर्स तो उतनी ही लगा रहे होंगे जितना अगर बड़े टायर को बड़े नट को ओपन करने के लिए लगा रहे होंगे, लेकिन होगा ये कि टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उस नट के ऊपर। जब टर्निंग इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उस नट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। अब इसका रिलेशन किस तरह से है? रिलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं फ़ॉर्मूला से, दैट फ्रॉम द रिलेशन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क इज़ इक्वल्स टू R क्रॉस F। हमें इस रिलेशन से पता चलता है जो टर्निंग इफेक्ट है किसी भी बॉडी के अंदर वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला चीज़ है आर, ये मोमेंट आर्म, और दूसरी चीज़ है फोर्स। ये दोनों चीज़ें किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो अप करते हैं और किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने बड़े नट को ओपन करने के लिए बड़ा स्पैनर यूज़ करना है और छोटे नट को ओपन करने के लिए छोटा स्पैनर यूज़ करना है। सो हम इस फॉर्मूला के थ्रू देखेंगे। ओके, अब हमने एक फॉर्मूला पीछे देखा कि हमारे पास फॉर्मूला था द टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, हम फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। ये हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक हो गया। द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट आर्म। तो इस केस में ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस मोमेंट आर्म के, जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड वाइस वर्सा। जब हमने कहा कि ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे मोमेंट आर्म से, दैट्स मीन कि अगर मोमेंट आर्म इंक्रीज हो जाएगा तो टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा, अगर मोमेंट आर्म डिक्रीज होगा तो हमारा टॉर्क भी डिक्रीज हो जाएगा। अब बेसिकली मोमेंट आर्म होता क्या है? मोमेंट आर्म ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये आपका एक स्पैनर है और आपके पास नट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा निगेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नट है वो यहाँ पे इस स्पैनर के अंदर, और इस नट से लेके पॉइंट जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो यहाँ तक का डिस्टेंस आपका एक्चुअली होता है मोमेंट आर्म। सो इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म, कि आपके नट से लेके उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये पूरा डिस्टेंस कहलाता है आपका मोमेंट आर्म। अब ये किस तरह से अफ़ेक्ट करता है इसको?
ये हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक दफ़ा फॉर्मूला अगेन लिख लेते हैं। द टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यही हमने पढ़ा। ठीक हो गया। सो अ लॉन्ग स्पैनर विल हैव लॉन्गर मोमेंट आर्म एंड विल प्रोड्यूस मोर टॉर्क। इस फिगर से समझाने का मकसद ये था ताकि आपको पता चल जाए, जब एक स्पैनर बड़ा है उसका मोमेंट आर्म भी बड़ा है, स्पैनर छोटा है तो उसका मोमेंट आर्म भी छोटा हो गया। तो बड़ा स्पैनर होगा उसका मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। सो यही तो हमने बात की कि हमने अगर ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो हमें ज़्यादा मूवमेंट आर्म वाला मतलब बड़ा स्पैनर चाहिए होगा, ताकि वो ईजिली ज़्यादा अमाउंट में टॉर्क प्रोड्यूस करवा सके। दैट्स वाई लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू प्रोड्यूस greater टॉर्क्स टर्निंग इफेक्ट टू ओपन और टाइट द नट्स आ व्हीकल्स टायर रादर देन द शॉर्ट वन। इसी वजह से हम लोग व्हीकल के टायर्स को ओपन करने के लिए एक बड़ा स्पैनर यूज़ करेंगे रादर देन द शॉर्ट वन। अगेन से इसकी रीज़न हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि हमारे पास टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट आर्म के। अगर आपका नट बड़ा है, इसका मतलब आपको टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। टॉर्क ज़्यादा चाहिए तो आपको मोमेंट आर्म ज़्यादा चाहिए होगा। मोमेंट आर्म किसका ज़्यादा होगा, शॉर्ट स्पैनर का या लॉन्ग स्पैनर का? ऑब्वियसली लॉन्ग स्पैनर का। सो लॉन्ग स्पैनर हम इसीलिए यूज़ करेंगे क्योंकि इसका मोमेंट आर्म बड़ा होगा, मोमेंट आर्म बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा, हम ईजी फोर्स अप्लाई करेंगे, कम फोर्स से हम लोग बड़े नट को ओपन या क्लोज कर लेंगे। So that is the basic reason behind it. Question number 2 is, why doorknobs are fixed at the edge of the door? What will happen if the doorknob is at the middle of the door? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है कि हमेशा डोर के नॉब्स जिनको हम पकड़ के किसी भी डोर को ओपन करते हैं, ये हमेशा उस डोर के कॉर्नर में ही क्यों लगे हुए होते हैं? और अगर इन नॉब्स को हम लोग डोर के बिल्कुल मिडल में लगा दें तो उससे डोर की मूवमेंट में क्या फ़र्क आएगा? व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस? हम उसको देखेंगे अभी। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ द टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। हमें टॉर्क का रिलेशन पता है, दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। हमें इसका फॉर्मूला भी पता है, और आर इज द मोमेंट आर्म एंड एफ इज द फोर्स। यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमेशा जो इक्वल्स टू के एक साइड पे एलिमेंट्स होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये टॉर्क डिपेंड कर रहा है, ये किसी भी फॉर्मूला के अंदर, वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। लाइक यहाँ पे आर क्रॉस एफ है, ये आपस में तो इन्वर्सली रिलेटेड होंगे बट ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं टॉर्क के साथ। लाइक टॉर्क इंक्रीज, मोमेंट आर्म इंक्रीज, टॉर्क इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, टॉर्क इंक्रीज। इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा बट इंडिविजुअली इनका टॉर्क के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। आपस में इन्वर्स रिलेशन इस तरह से होगा कि अगर हम मोमेंट आर्म को कम कर देंगे तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, अगर हम मोमेंट आर्म को इंक्रीज कर देंगे तो हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। इस तरह से ये दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो इनका इन्वर्स रिलेशन ही हमारे डोर के प्रोसीजर में काम आएगा। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आपका जो डोर नॉब्स हैं ये आपके एजेस पे हैं, इसमें ये किस तरह से काम कर रहा है हम उसको देखेंगे अब। द हैंडल ऑफ द डोर इज प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड बिकॉज लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज लेसर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर। डोर के हैंडल्स को हम लोग एंड पे लगाते हैं, क्यों? ताकि इन डोर नॉब्स का जो डिस्टेंस है, हमारी हिंजेस वो होती हैं जिनके थ्रू डोर्स वॉल्स के साथ या डोर्स कनेक्टेड होते हैं, सो उनको कहते हैं हम लोग हिंजेस। अगर उस हिंज और इस हैंडल के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा, तो फोर्स हमें कम लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसको मिडल में लगा देंगे तो इस डोर नॉब और उस हिंज के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। कम होने की वजह से हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यही चीज़ है, द हैंडल ऑफ द डोर इज प्रोवाइडेड एट द फ्री एंड बिकॉज लार्जर द डिस्टेंस फ्रॉम द हिंज लेसर विल बी द फोर्स अप्लाइड टू ओपन द डोर। हम इसको इस तरह से समझेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिंज है और ये हमारा पूरा डोर है और यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है। इस नॉब का डिस्टेंस देखें अभी इस हिंज से मैक्सिमम है, और हम दूसरा डोर लेते हैं जिसका हम लोग नॉब बिल्कुल मिड में लगाते हैं, तो इसका जो डिस्टेंस होगा हिंज से वो कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। सो दैट इज़ अ बेसिक रीज़न। आगे वो क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम द डिस्टेंस स्मॉलर इज द फोर्स टू बी अप्लाइड हैंस मैक्सिमम इज द टॉर्क, तो टॉर्क मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पे देखें, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, अगर हम लोग फोर्स को चेंज नहीं करते,
उस डोर पे जिसका जो नॉब है वो कॉर्नर पे लगा है, और उस डोर का जिसका नॉब मिडल में लगा हुआ है, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या? द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म। हमें फॉर्मूला से पता चलता है द टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म, यही पता चलता है ना हमें इस फॉर्मूला से। सो वो क्या कह रहे हैं, सो ग्रेटर द मोमेंट आर्म ग्रेटर विल बी द टॉर्क एंड वाइस वर्सा। अगर मोमेंट आर्म बड़ा होगा टॉर्क बढ़ जाएगी, मोमेंट आर्म कम होगा टॉर्क भी कम हो जाएगी। दैट्स वाई डोर नॉब्स आर फिक्स्ड एट द एज ऑफ द डोर टू इंक्रीज द मोमेंट आर्म। इस वजह से डोर के जो नॉब्स होते हैं उनको एंड पे या कॉर्नर्स पे अटैच किया जाता है, ताकि हिंजेस और उस डोर नॉब के दरमियान का डिस्टेंस बढ़ जाए, मोमेंट आर्म इंक्रीज कर जाए। मोमेंट आर्म इंक्रीज होगा तो आपका टॉर्क इंक्रीज हो जाएगा। इन दिस वे इवन अ स्मॉल फोर्स इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क विच हेल्प्स इन द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द डोर। इस केस में अगर आपका नॉब डोर के बिल्कुल कॉर्नर में लगा हुआ है, तो अगर आप छोटी सी फोर्स या कम फोर्स भी अप्लाई करेंगे तो आपका डोर इजीली ओपन हो जाएगा। अगर आप दूसरा केस ये हो सकता है कि इफ़ द डोर नॉब इज़ एट द मिडल ऑफ द डोर, अगर वो डोर नॉब डोर के मिडल में आ जाता है, द मोमेंट आर्म विल बिकम हाफ एंड वी विल नीड अ डबल फोर्स टू ओपन और क्लोज द डोर एज कम्पेयर टू द एज नॉब। अगर वो डोर नॉब डोर के मिडल में आ जाता है तो उस वक्त आपका मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, फोर्स हमें डबल लगानी पड़ेगी उस डोर को ओपन करने के लिए। इस तरह से फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो वो डोर ओपन या क्लोज हो सकता है। सो दैट इज़ अ बेसिक रीज़न कि हमें अपना मोमेंट आर्म इंक्रीज़ करना होता है। मोमेंट आर्म इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम कम भी फोर्स लगाएंगे तो ईजिली टॉर्क प्रोड्यूस होगा और आपका डोर ईजिली ओपन हो जाएगा एज कम्पेयर टू द नॉब दैट इज अप्लाइड एट द मिडल ऑफ द डोर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ यू ड्रॉप अ फीदर एंड अ बॉलिंग बॉल फ्रॉम द सेम हाइट विच वन विल रीच द टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, विच वन ऑफ देम विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हम लोग एक हाइट से, आप लोगों ने इसको इमेजिन करना है और अपना आंसर सजेस्ट करने हैं। आप लोग ये देखें कि आप एक हाइट से एक बॉलिंग बॉल और एक फीदर, एक पर जो है, उसको एट अ टाइम नीचे फेंकते हैं, और जब आप उसको नीचे फेंकेंगे तो दोनों में से कौन सी चीज़ सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेगी, कौन सी चीज़ सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगी, और कौन जो है वो ग्राउंड को फर्स्टली हिट करेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए दैट टर्मिनल वेलोसिटी इटसेल्फ होता क्या है। जब भी इस फिनोमेना को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक बॉडी कंसिडर करते हैं, जैसा कि फिगर में नज़र आ रही है। जब भी एक बॉडी फ्रीली ड्रॉप होती है किसी भी हाइट से टूवर्ड्स द अर्थ, तो होता क्या है, उस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक फोर्स होती है एयर रेजिस्टेंस, जो उस बॉडी को अपवर्ड साइड पे धकेलती है, ऊपर वाली साइड पे रेजिस्ट करती है, उसको ऊपर की साइड पे पुश करती है। दूसरी फोर्स होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरी फोर्स क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो उस बॉडी को अर्थ की तरफ खींच रही होती है। सो ये दो फोर्सेस होती हैं जब भी एक बॉडी फ्रीली मूव कर रही होती है हवा में। ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उसके ऊपर, बट दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती हैं। अब होता ये है कि आप जब एक बॉडी मूव कर रही है नीचे वाली साइड पे, फ्रीली मूव कर रही है, फॉल हुई है किसी सर्टेन हाइट से, तो उस पर ये जब दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, उस पर एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी। जिस मैग्नीट्यूड से एयर रेजिस्टेंस उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी, उसी मैग्नीट्यूड से फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस बॉडी को नीचे खींच रही होगी। सो एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों इक्वल हो जाएंगे, और उस पॉइंट के बाद वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी और कांस्टेंट स्पीड के साथ अर्थ की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। दैट इज़ अ टर्मिनल वेलोसिटी, या वो पॉइंट जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव ऑन करना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सो इसका आंसर क्या है, इन अ वैक्यूम बोथ द फीदर एंड द बॉलिंग बॉल वुड रीच the terminal velocity at the same time because they would experience the same gravitational acceleration। अब होगा ये वैक्यूम, जिसमें वैक्यूम का मतलब होगा कि आपके पास एयर नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स है आपके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उस वैक्यूम में फीडर और बॉलिंग बॉल दोनों टर्मिनल वेलोसिटी पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। जबकि एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में, यानी कि जब वैक्यूम नहीं होगा, द फीदर विल टेक लॉन्गर टू रीच टर्मिनल वेलोसिटी।
फीदर जो होगा वो ज़्यादा टाइम लेगा टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने के लिए। उसकी वजह क्या है? दैट ड्यू टू इट्स लार्जर सरफेस एरिया टू मास रेशो। वो इस वजह से, अगर हम लोग इस फिगर को देखें, एक बॉल है और एक फीदर है। फीदर कुछ इस तरह से होता है, इस फॉर्म में होता है, ठीक है। एक इस फॉर्म में एक फीदर होता है, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, एक फीदर है फॉर एग्जांपल। बॉल का जो सरफेस एरिया, जो उस एयर रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ रहा है, वो सरफेस एरिया बहुत कम है। कम होने की वजह से उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस एक्सर्ट होगी, अप्लाई होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी इस फीदर के ऊपर हो रही है। क्योंकि इस फीदर पे यहाँ से भी एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, मतलब हर पॉइंट पे ज़्यादा सरफेस के ऊपर एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है एज़ कम्पेयर टू द बॉल। सो ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस, ज़्यादा सरफेस होने की वजह से ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट करेगी, जिसकी वजह से वो टर्मिनल वेलोसिटी पे लेट पहुंचेगा एज़ कम्पेयर टू द बॉल। अब होगा ये, जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट्स टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंचेंगे, सॉरी, जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट्स टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, वो सेम कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करना शुरू कर देंगे। दे विल फॉल एट द सेम कांस्टेंट स्पीड। However, when dropped from the same height, the bowling ball will hit the ground first because it will accelerate more quickly due to its greater mass. जबकि अगर हम इस चीज़ को देखें कि दोनों में से कौन ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगा, तो उसमें ये हमें पता चलेगा कि बॉलिंग बॉल ग्राउंड को सबसे पहले हिट करेगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। मास ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी और जल्दी ग्राउंड तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस व्हाइल योर शूज कॉजेज स्किडिंग। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग आइस स्केट्स यूज़ करते हैं आइस के ऊपर, तो हम लोग ईजिली स्केटिंग कर सकते हैं। बट अगर उसी आइस के ऊपर हम लोग शूज़ पहन के जाते हैं, तो हम लोग स्लिप हो सकते हैं, स्किड कर सकते हैं। सो इसके पीछे रीज़न क्या है? सो बेसिक रीज़न इसके पीछे क्या है, हम उसको रीड कर लेते हैं। आइस स्केट्स ग्लाइड एफर्टलेसली ऑन आइस बिकॉज द ब्लेड्स आर डिजाइन टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। आइस स्केट्स पहन के हम लोग इजीली ग्लाइड कर सकते हैं आइस के ऊपर, क्योंकि उनके ब्लेड्स इस तरह से डिज़ाइन हुए होते हैं कि वो उस आइस और उस आइस स्केट्स के दरम्यान में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। जब फ्रिक्शन कम हो जाएगी तो हम इजीली स्केटिंग कर सकते हैं, फ्रिक्शन मिनिमाइज हो चुकी होगी। The blades are thin and have a smooth flat surface which reduces the resistance when they come into contact with the ice. वो ब्लेड्स इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो बिल्कुल थिन है, स्मूथ है नीचे से, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और आप इजीली स्किड कर सकते हैं उस आइस के ऊपर, जब भी वो ब्लेड्स उस आइस के साथ कांटेक्ट में आते हैं। आइस स्केट्स हैव अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द आइस। अब देखिए, एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि आइस स्केट्स का बहुत कम सरफेस एरिया होता है जो कि आइस के साथ कांटेक्ट में होता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती और हम इजीली स्केटिंग कर सकते हैं। दिस कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशर कॉजेज द आइस टू मेल्ट स्लाइटली beneath द ब्लेड। और उसका सरफेस एरिया कम है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आइस के ऊपर वो थोड़ी बहुत मेल्ट होगी, उस ब्लेड के नीचे वो मेल्ट होगी। दिस थिन लेयर ऑफ वाटर एक्ट्स एज अ ल्यूब्रिकेंट। और वो जो मेल्ट होगी, वो थोड़ा बहुत जो पानी होगा, वो ल्यूब्रिकेंट या फ्यूल या एक लुब्रिकेंट या ऑयल के तौर पे यूज़ होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगी उस स्केट और आइस के दरम्यान में, जिसकी वजह से हम लोग इजीली उसके ऊपर ग्लाइडिंग और स्केटिंग कर सकते हैं। बेसिक रीज़न है वो यही है कि उस प्लेट को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो आइस और उस स्केट्स के दरम्यान फ्रिक्शन को कम कर दे। उसकी सरफेस बहुत पतली होती है, स्मूथ होती है, इजीली फ्रिक्शन ओवरकम हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि उस स्केट्स का बहुत कम सरफेस एरिया आपके आइस के साथ एक कांटेक्ट में होता है, इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस ही नहीं हो पाती इतनी। और उसका सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो जब प्रेशर लगाती है आइस के ऊपर, तो प्रेशर लगाने की वजह से थोड़ी बहुत आइस जो होती है वो मेल्ट होती है, वो ल्यूब्रिकेंट के तौर पे काम करती है और फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर देती है। फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगी, तो आपको भी पता है जब फ्रिक्शन मिनिमाइज हो जाएगी तो स्केटिंग कॉज करती है, तो आप इजीली स्केटिंग एंड ग्लाइडिंग कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, शूज़ हैव सोल्स दैट आर नॉट डिज़ाइंड फॉर आइस। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शूज़ के जो सोल्स होते हैं उनको हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं करते कि वो आइस के ऊपर यूज़ हो सके। दे टिपिकली हैव थ्रेड्स और पैटर्न्स दैट प्रोवाइड ग्रिप ऑन सर्विसेज लाइक पेवमेंट और फ्लोरिंग, बट कैन कॉज स्किडिंग ऑन आइस बिकॉज दे हैव मोर सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। उनके ऊपर थ्रेड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्फेसेज जैसा फ्लोर्स हो गए, हमारे पेवमेंट्स वगैरह हो गए, उसके ऊपर हमें ग्रिप प्रोवाइड करता है कि हम अपने फ्लोर्स और अपने पेवमेंट्स के ऊपर स्लिप ना हो सके, ग्रिप हो जाए, हम लोग ईजिली वॉक आउट कर सके।
जिसकी वजह से स्किडिंग नहीं होती। बट लेकिन आइस के ऊपर क्या होता है, ये स्किडिंग कॉज करेगा, क्योंकि इन जब हम लोग शूज़ उस आइस के ऊपर रखेंगे तो शूज़ का बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होगा जो उस आइस के साथ कांटेक्ट में आ रहा होगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगी और आप ग्लाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई इट्स ईजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स देन इन्फ्लेटेड वन, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू ये है कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन इसी तरह से लिखा हुआ है, सो दैट मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, बट इसमें इशू ये है कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसी कार जिसका टायर पंक्चर्ड हो चुका है, उस कार को उस टायर्स के साथ पुश करना ज़्यादा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू द वो कार जिसके टायर्स इन्फ्लेटेड है, जिनमें हवा भरी हुई है। सो ये क्वेश्चन ऑपोजिट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये होना चाहिए था दैट एक्सप्लेन व्हाई इट्स ईजियर टू पुश अ कार ऑन द इन्फ्लेटेड टायर्स रादर देन द फ्लैट वंस। क्यों? क्योंकि हमें कार को कब पुश करना मुश्किल होता है, जब वो टायर पंक्चर्ड होता है, जबकि वो इन्फ्लेटेड होता है तभी तो कार चलती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, हम उसको इसी तरह से पढ़ेंगे कि इन्फ्लेटेड टायर्स में कार को पुश करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू द फ्लैट वंस। सो इन्फ्लेटेड टायर्स में कार्स को पुश करना ईजी क्यों होता है? व्हेन टायर्स आर प्रॉपर्ली इन्फ्लेटेड, जब टायर्स अच्छी तरह से इन्फ्लेट होते हैं, हवा भरी हुई होती है, उन दे हैव अ स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया विद द रोड, अच्छी तरह से हवा भरी हुई होती है, तो उनका रोड के साथ जो कॉन्टैक्ट होता है वो बहुत कम सरफेस तक होता है। ठीक है, दिस रिड्यूसेस रोलिंग रेजिस्टेंस, इसकी वजह से जो रोलिंग रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके उस फ्लैट इन्फ्लेटेड टायर का जो कॉन्टैक्ट है रोड के साथ वो कम सरफेस पे होता है, विच इज़ अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट रेजिस्ट द मोशन ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। अगर आपके इन्फ्लेटेड टायर्स का उस रोड के साथ कांटेक्ट कम सरफेस पे हो रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी, जो कि ऐसी फ्रिक्शन है जो उस बॉडी को अपोज करती है और रोल होने में, चूँकि टायर्स में रोल होकर ही बॉडी को मूव करना होता है, तो अगर वो अपोज करेगी तो कार मूव नहीं कर पाएगी। The wheels roll smoothly, and the main opposing force, which is rolling friction, which is much smaller than the sliding. तो wheels easily smoothly roll हो जाएंगे और वो जो opposing force जो कि rolling friction होगी वो कम होगी, क्योंकि फ्लैट इन्फ्लेटेड टायर्स हैं, उनका रोड के साथ जो कांटेक्ट है वो बहुत कम सरफेस के ऊपर है। अब केस ये आता है फ्लैट टायर्स। When tires are flat, the rubber deforms more and spreads out. जब टायर्स पंक्चर्ड हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, तो वो रबर डिफॉर्म हो जाती है, अपनी शेप ख़राब कर चुकी होती है और वो ज़्यादा फैल जाती है, जैसा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंक्रीजिंग द कॉन्टेक्ट एरिया विद द रोड, जिसकी वजह से इस इन जो फ्लैट टायर्स हैं इनका कॉन्टेक्ट बढ़ गया है इस रोड के साथ। द टायर्स डोंट रोल प्रॉपरली, ये टायर्स प्रॉपरली रोल नहीं कर पाएंगे और एंड इंस्टेड ड्रैग और स्क्रब अगेंस्ट, ये ड्रैग करेंगे, रोड के अगेंस्ट ड्रैग करेंगे, स्क्रब करेंगे। दिस लीड्स टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी जो कि रोलिंग फ्रिक्शन से बढ़ जाएगी और रोल नहीं हो पाएगी, ये टायर रोल नहीं हो पाएगा क्योंकि ड्रैग होगा, ड्रैग होने की वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और कार इजीली मूव नहीं कर पाएगी। So these are the conceptual questions from 1 to 5 of unit number 4. If you have any question or any point that remains unclear, you can write in the comment box and I will reply you as soon as possible. We will meet you in the next video and we will cover all the remaining conceptual questions. Till then, Allah Hafiz and take care.